दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस वक्त इस देश का किसान सड़क पर आंदोलन कर रहा हो, ठीक उसी वक्त इस देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पर चिंतन मनन करने बैठ जाएं। ठीक उसी वक्त इस देश के 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में लग जाएं। तो इस देश की प्राथमिकता क्या है और इस देश की सियासत का मिजाज क्या हो चला है, यह शायद किसी से छुपा हुआ नहीं होगा। छुपा इसलिए नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने खड़े हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता बनता है। प्रधानमंत्री समझ रहे हैं मेमोरेंडम में जो शब्द लिखे गए हैं वो उनके गवर्नेंस पे सवाल या निशान उठाएंगे। तो ऐसे में अयोध्या का मंत्र ही उन्हें चुनावी जीत दिला सकता है। शायद इसीलिए आज का दिन, वही वक्त, सब कुछ उसी लिए चुना गया जिस वक्त किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, राजभवन की दिशा में बढ़ रहे थे। और शायद यह सवाल है, प्रधानमंत्री के पास इसके अलावे कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं था, क्योंकि जिस मेमोरेंडम को राष्ट्रपति के नाम किसानों ने लिखा, उसमें लिखे हुए शब्द बहुत साफ तौर पर यह बतलाते हैं कि दरअसल किसान आंदोलन अब एक राजनीतिक विस्तार ले चुका है। इस देश के भीतर में किसानों से जुड़े हुए 3 कानून और एमएसपी का सवाल धीरे धीरे इस देश के उन मुद्दों को अपने दायरे में लेकर आ पा रहा है जहां पर मोदी सरकार सीधे किसानों के निशाने पर है। क्योंकि मेमोरेंडम में लिखे हुए शब्द खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ, यह मैसेज राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए अगर राजभवन का रास्ता किसानों ने चुना तो सरकार ने भी अपने तौर पर आज साफ कर दिया कि उसके लिए महत्वपूर्ण सियासत है, उसके लिए महत्वपूर्ण सत्ता में बने रहना है, उसके लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए उन परिस्थितियों को अपने साथ खड़ा करना है जिन परिस्थितियों को किसान इस देश में बनाना चाहते हैं। दरअसल इसकी बेहद महीन लकीर पहली बार यह नजर आ रही है कि किसान चाहे अनचाहे अपने 7 महीने के आंदोलन का विस्तार करते हुए धीरे धीरे इस देश की तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े मुद्दे और इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को साथ लेकर चल पड़ा है और उसका दायरा धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। इसीलिए किसी राज्यपाल या किसी राजभवन तक किसानों को पहुंचने नहीं दिया गया, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली ही क्यों ना हो। लेकिन राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिलकर उनके हाथों में मेमोरेंडम देने की कोशिशें जरूर हुई। तो पहले इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों के जरिए समझ पाएंगे आप कि दरअसल किसानों को राजभवन जाने से रोका गया और वह किस अंदाज में था। तो राजभवन तक किसान पहुंच नहीं पाए, राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति तक मेमोरेंडम पहुंच ना पाए। इसके लिए जो नजारा नजर आया वो बैरिकेडिंग का था। तो क्या वाकई किसानों ने इस देश के भीतर में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां पे पुलिस और प्रशासन को बहुत साफ निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी हालत में इस देश की सत्ता सरकार पर कोई भी सवाल खड़ा करे तो उसे रोक दिया जाए? क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में यह बैरिकेडिंग की गई वो नजारा वाकई डराने वाला है। सड़क पर कील भी देखी, सीमेंटिंग भी देखी, पुलिस की मौजूदगी भी देखी, लेकिन इस तरीके से सिर्फ मेमोरेंडम रोकने के लिए। लेकिन किसान रुका नहीं, थमा नहीं, वो आगे बढ़ता चला गया। उसके हाथ में जो मेमोरेंडम था उसमें बहुत साफ तौर पर इन बातों का जिक्र था कि दरअसल किसानों के मशवरे के बने कानून बनाया गया, कानून को पारित भी संसद में बिना वोटिंग के कर दिया गया, कीमत बड़े व्यापारी तय करेंगे, इस स्थिति को लाया गया। फिर से सड़क पर वही बैरिकेडिंग, वही कील, उसी तरीके से वाटर कैनन की स्थिति, उसी तरीके से बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बीच किसानों को रोकने की स्थिति। लेकिन यह भी समझना होगा, किसान इस हकीकत को जान रहा है कि दरअसल जो कानून है उस कानून से आगे बढ़कर अब समाज के हर क्षेत्र को अपने आंदोलन से जोड़ने की स्थितियां धीरे धीरे बन तो रही है। शायद इसीलिए एक तरफ सत्ता सरकार पुलिस प्रशासन के जरिए बैरिकेड लगाकर और रोकने का प्रयास करती नजर आई, तो दूसरी तरफ किसान हार मानने को तैयार नहीं था। और मोहाली का यह पूरा दृश्य है, चंडीगढ़ के बेहद करीब आता है मोहाली, वहीं पर वाटर कैनन की स्थिति पैदा की गई। और दूसरी तरफ अगर हरियाणा है तो वो पंचकुला का इलाका है, वहां पर भी कमोवेश वही स्थिति। पंजाब में
कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ में है, दोनों तरफ से किसानों को चंडीगढ़ ही पहुंचना था। लेकिन फिर वही सवाल, मेमोरेंडम के शब्द सत्ता और सरकार को डराते हैं। शायद इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में किसानों को रोकने का जो प्रयास किया जा रहा था लगातार, वो एक तरह से संदेश भी था कि हम किसान आंदोलन से नहीं घबराते हैं। वो संदेश भी था कि किसी भी हालत में किसानों को राजभवन नहीं पहुंचने दिया जाएगा, या फिर इस देश की संवैधानिक स्थितियों पर अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो हम उसे नहीं मानेंगे। यानी सियासत इस मूड में है कि वो संघर्ष अगर किसान सड़क पर करेगा तो उसे सड़क पर ही ध्वस्त किया जाएगा, और राजनीतिक तौर पर अगर मुद्दा बनेगा तो उस मुद्दे को भी हम ही बनाएंगे। शायद इसीलिए सब कुछ खुले तौर पर हुआ। बैरिकेटिंग करना, बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए पुलिस का किनारे हो जाना और फिर लोगों को जाने देना, शोर हंगामा लगातार मचना, यह सारा दृश्य हर कैमरे ने कैद किया। यानी सरकार भी चाहती है आंदोलन के इस चेहरे को देश भी देखे। जाहिर है राजभवन को दिए जाने वाले मेमोरेंडम में लिखे शब्द सरकार के गवर्नेंस पर उंगली उठाते हैं। किसान आंदोलन इस हकीकत को समझ चुका है कि अगर वह सिर्फ 3 कानून और एमएसपी के दायरे में ही अब आंदोलन का जिक्र करेगा तो यह सरकार मानेगी नहीं। शायद इसीलिए आंदोलन को विस्तार देने की जरूरत है। इसीलिए मेमोरेंडम में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो बहुत साफ तौर पर इस दिशा में ले जाते हैं कि कानून बनाने से पहले किसानों से कोई संवाद नहीं किया गया। किस तरीके से इस देश के भीतर में कानून किसानों के लिए नहीं, कॉरपोरेट के लिए है। इतना ही नहीं, इस देश की नौकरशाही और पुलिस का इस्तेमाल किस तरीके से आंदोलन को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें आंदोलन के रास्ते पत्थर लगाना, सड़कें खोदना, कीलें बिछाना, आंसू गैस छोड़ना, वाटर कैनन चलाना, मुकदमे ठोकना, जेल में बंद किए जाना, और इन सब के बीच इस देश के भीतर में सरकारी गोडाउन्स जो एफसीआई के दायरे में आते हैं उसको भी एक लिहाज से घाटे में पहुंचाकर उसके ठीक पैरेलल में कॉरपोरेट्स के गोडाउन को बनवाना। दरअसल ये एक ऐसी परिस्थिति है जो भारत की किसानी के साथ इस देश की कॉरपोरेट की इकोनॉमी को, कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने की दिशा में ले जाती है। यानी भारत की किसानी अर्थव्यवस्था किस तरीके से किसान के हाथ में ना रहे, उस दिशा में किसान आंदोलन बताने के लिए निकल पड़ा है। और यहीं से शायद सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या किसान इस दौर में सब कुछ धीरे धीरे एक एक करके समझता चला जा रहा है? और आज जब वो सड़क पर निकले तो उनके जहन में सिर्फ 3 कानून इसलिए नहीं है या एमएसपी का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि वह जान चुका है कि सरकार की आर्थिक नीतियां इस देश के बड़े व्यवसायियों के लिए है। क्या वो समझ चुका है कि जो अनाज मंडी चलती है उसके जरिए सरकार को लाभ नहीं होगा? क्या वो जान चुका है कि सरकार जब पीएसयू से डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए पल्ला लगातार झाड़ रही है तो आने वाले वक्त में एफसीआई के गोडाउन्स भी नहीं बचेंगे? क्या वो जान चुका है कि किसान को आने वाले वक्त में खेती भी करनी होगी तो जो पूंजी लगाएगा उसके इशारों पर करनी होगी, जो दाम बाजार में तय होगा वह भी कॉरपोरेट करेगा? क्या यह सब कुछ जान चुका है? क्योंकि जो आज देश के अलग अलग हिस्सों में किसान निकले, खास तौर से पंजाब और हरियाणा के किसान और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, इन जगहों से किसानों के हुजूम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आ जाएगी, इसमें खेत में काम करने वाला किसान भी है, इसमें खेत और मंडी के बीच काम करने वाला बिचौलिया भी है, इसमें अनाज मंडी के भीतर जो अपने तौर पर कीमत तय करते हैं वह किसान भी है, और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसान के माल और उस प्रोडक्ट को बेचने कर मुनाफा कमाते हैं उनकी मौजूदगी भी है। यानी सीमांत किसानों से लेकर बड़े किसानों तक की मौजूदगी आपको इस पूरे आंदोलन के भीतर नजर आएगी। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कुछ स्थिति और साफ होगी। तो मेमोरेंडम देने के लिए जो किसान निकले, जरा इनको देखिए। बड़ी गाड़ी भी आपको नजर आएगी, ट्रैक्टर भी नजर आएगा, छोटी साइकिल भी नजर आएगी। यानी किसानों की अपनी स्थिति उनकी आर्थिक स्थितियों की भी व्याख्या करती है, क्योंकि किसानों को पता है बीते 7 महीने के भीतर जितनी बड़ी तादाद में किसानों की मौत इस आंदोलन के साथ हुई है तो हर का आक्रोश उनके साथ है।
से ज्यादा किसानों ने इस 7 महीने में समूचे देश में खुदकुशी की, लेकिन सिर्फ आंदोलन का जिक्र होगा तो 568 किसानों की मौत हो गई। हर दिन औसतन 2 से 3 किसानों की मौत हो रही थी। और अगर इस तादाद में किसान अपने आप से जुड़ा हुआ है, वो समझ पा रहा है कि इस देश के भीतर में किसानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो फिर हर मौत या खुदकुशी से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जो हैं उसके जहन में जरूर होंगे। और ये सारा नजारा आपको इन किसानों को देखकर समझ में आ सकता है कि ये कैसे किसान हैं। ये बिचौलिए हैं, ये खेत में फसल जोतने वाले हैं। दरअसल किसानों के इस आंदोलन को देखकर आपके जहन में कुछ सवाल होंगे। क्या वाकई आंदोलन इतना विस्तार कर चुका है कि वह राजनीतिक तौर पर मोदी सत्ता को चेताने की स्थिति में आ गया है, या फिर इस आंदोलन का इतना विस्तार हो चला है कि इस देश के भीतर में तमाम राजनीतिक दल इस आंदोलन के साथ या इस आंदोलन के पीछे खड़े हो जाएं? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के भीतर में इतना लंबा आंदोलन कभी किसी भी ने नहीं चलाया। दुनिया के भीतर में 7 महीने तक कोई आंदोलन कभी नहीं चला। भारत के भीतर में जो आंदोलन चले, आपके जहन में कुछ आंदोलन का जिक्र तुरंत होगा। यानी 2011 में याद कीजिए, जन लोकपाल बिल को लेकर दिल्ली में ही आंदोलन अन्ना हजारे ने शुरू किया था। उससे पहले चले जाएंगे तो आपके जहन में तुरंत मंडल कमीशन का जिक्र होगा 1989-90 के बीच, या फिर अयोध्या को लेकर भी बीजेपी ने अपने तौर पर जो आंदोलन और जो कार सेवा इस देश के भीतर में शुरुआत की, उसकी खुशबू और महक भी सियासी तौर पर थी। यानी आंदोलनों के जरिए सत्ता परिवर्तन और आंदोलन के ठीक समानांतर कुछ इस देश के भीतर में सियासी तौर पर दंगों का भी एक चेहरा रहा है। आपके जहन में 84 भी आएगा, 2002 भी आएगा, 2012-13 जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए वह भी जहन में आने चाहिए। सियासी तौर पर इनका प्रभाव रहा, लेकिन पहली बार इस देश के भीतर में एक ऐसा आंदोलन इस देश की सियासत को मथ रहा है जिसमें